इंड एस टू देखते हैं। इलस्ट्रेशन 1, एज पर द इंड एस टू इन्वेंटरी इंक्लूड किया जाता है मटीरियल एंड द सप्लाईज अवेटेड यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। इन्वेंटरी के अंदर क्या आता है? मटीरियल सप्लाई जो कि यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर। एग्जाम्पल करके बताइए वेदर क्या जो पैकिंग मटीरियल है, जो पब्लिसिटी का मटीरियल है, क्या वो कवर्ड होता है टर्म के अंदर मटीरियल एंड द सप्लाईज अवेटिंग यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर। सॉल्यूशन देखते हैं। वाइल इन द प्राइमरी पैकिंग मटीरियल के अंदर इंक्लूड किया जाता है विद इन द स्कोप ऑफ द टर्म्स मटीरियल एंड द सप्लाईज अवेटिंग यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब इसके अंदर क्या स्कोप के अंदर आता है कि जो भी पैकिंग मटीरियल जो है जो कि यूज़ किया जाता है प्राइमरीली, मतलब प्राइमरी पैकिंग मटेरियल जो होता है उसी को इसके अंदर इंक्लूड करते हैं, जो मटेरियल एंड सप्लाईज अवेटेड किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। बट सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल जो होता है एंड द पब्लिसिटी मटेरियल जो होता है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। देर आर सेलिंग कॉस्ट, यहाँ पर सेलिंग कॉस्ट भी होती है जिसको रिक्वायर्ड होता है कि हमको एक्सक्लूड करना पड़ता है एज पर द इंड एस 2 के हिसाब से। इस पर्पज़ के लिए जो प्राइमरी पैकिंग मटेरियल होता है वो वन विच इज़ एसेंशियल, मतलब प्राइमरी पैकिंग मटेरियल ज़रूरी होता है किसके लिए? ब्रिंग करने के लिए इन्वेंटरी को टू इट्स सेलेबल कंडीशंस, मतलब इन्वेंट्री को बेचने के लिए प्राइमरी पैकिंग मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरी होता है वो। फॉर एग्जांपल के तौर पे बोटल्स, कैन, मतलब बोटल्स हो गया, कैंस हो गया, ये सब क्या होता है? ये प्राइमरी पैकिंग मटेरियल्स के अंदर आता है। इसके बिना आप सेल नहीं कर पाओगे इसीलिए प्राइमरी पैकिंग मटेरियल को इंक्लूड किया जाता है इंड एस 2 के अंदर। इन द केस ऑफ द फूड एंड द बेवरेजेस इंडस्ट्रीज़ के अंदर देखते हैं हम लोग तो कैंस और बोटल्स का प्राइमरी पैकिंग मटेरियल होता है। अदर पैकिंग मटेरियल जो होता है वो रिक्वायर्ड किया जाता है ट्रांसपोर्ट के लिए एंड फॉरवर्डिंग द मटेरियल विद नॉर्मली विल नॉर्मली बी इन द नेचर ऑफ द सेकेंडरी मटेरियल। मतलब उसके अलावा जो प्राइमरी पैकिंग मटेरियल के अलावा कोई भी ट्रांसपोर्टिंग के लिए या तो फॉरवर्ड करने के लिए मटेरियल को लगाया जाता है कुछ भी मटेरियल, तो उसको हम लोग सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल बोलते हैं, जो कि सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल इंक्लूड नहीं किया जाता। इलस्ट्रेशन 2 देखते हैं। एबीसी लिमिटेड है वो बाय करिए गुड्स फ्रॉम एंड ओवरसीज सप्लायर्स। ओवरसीज सप्लायर से मतलब किसी बाहर के सप्लायर से यहाँ पर बाय किया जा रहा है गुड्स। इट हैज़ रिसेंटली टेकन द डिलीवरी, रिसेंटली उसने डिलीवरी ली है 1000 यूनिट्स की ऑफ द कंपोनेंट एक्स। कोटेड प्राइस उसका है कितना? 1200 पर यूनिट के हिसाब से, लेकिन एबीसी ने नेगोशिएट किया है और उसको ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है 5% का ड्यू टू द साइज़ ऑफ इट्स ऑर्डर, मतलब बड़ा था इसलिए 5% का डिस्काउंट मिल रहा है। द सप्लायर ऑफर कर रहा है अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट 2% के हिसाब से। अगर वो पेमेंट कर देता है विद इन द 30 डेज, अगर हम लोग 30 डेज़ के अंदर पेमेंट करते थे तो 2% का हमको डिस्काउंट मिलेगा। एंड द एबीसी लिमिटेड इंटेंड, और एबीसी लिमिटेड चाहती है कि वो ये अचीव करे, मतलब एबीसी लिमिटेड को 2% का डिस्काउंट भी चाहिए, इसलिए वो 30 डेज़ के अंदर अंदर कर देगी। इम्पोर्ट ड्यूटीज़ बेसिक कस्टम ड्यूटीज़ ऑफ ₹60 पर यूनिट। इंपोर्ट ड्यूटीज़ जो है जिसके अंदर बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो कितनी है? 60 पर यूनिट के हिसाब से है, जिसको पेड किया गया है बिफोर द गुड्स आर रिलीज थ्रू द कस्टम्स। गुड्स को जब कस्टम से रिलीज़ किया गया था उसके पहले यहाँ पर पे कर दी गई है। वंस द गुड्स आर रिलीज, एक बार गुड्स रिलीज होता है कस्टम से तो एबीसी लिमिटेड पे कर रही है डिलीवरी कॉस्ट 5000 रुपये की। हैव द कंपोनेंट टेकन टू इट्स वेयर हाउस, उसके वेयर हाउस तक पहुंचाने के लिए 5000 रुपये की डिलीवरी पे की जा रही है। सॉल्यूशन के हिसाब से परचेस प्राइस कितनी होगी? तो 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे 95 से। ये 95 क्यों आया? तो 5% का डिस्काउंट जो ट्रेड डिस्काउंट है वो उसको हमने कंसिडर किया है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर कितना आएगा? 11,40,000 आएगा। इंपोर्ट ड्यूटी कितनी आएगी? 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। क्यों 60 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 1000 यूनिट है और मल्टीप्लाई विद इंपोर्ट ड्यूटी 60 पर यूनिट के हिसाब से है, तो कितने आगे? 60,000 आगे। डिलीवरी कॉस्ट कितनी आएगी? तो 5000 की आएगी। तो टोटल हमारा कितना आएगा? 12,05,000 आ जाएगा कॉस्ट ऑफ द इन्वेंटरी। जो इंटेंशन होता है टू टेक द सेटलमेंट डिस्काउंट इज रिलेवेंट, मतलब ये जो सेटलमेंट का डिस्काउंट है 2% का, कि हम लोग 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देंगे तो हमको 2% का डिस्काउंट मिलेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं होता इंक्लूड करने के लिए, ये इररिलेवेंट है। इलस्ट्रेशन 4 देखते हैं, इलस्ट्रेशन 3 देखते हैं पहले। नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से बिजनेस प्लान करा है कि वो प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितना है उसका 10 लाख रुपए पर एनम के हिसाब से। नॉर्मल लेवल ऑफ द प्रोडक्शन कितना है? लाख रुपए यूनिट्स पर एनम के हिसाब से है। ड्यू टू द सप्लाई डिफिकल्टी की वजह से जो बिजनेस है वो सिर्फ 75,000 यूनिट्स ही करंट ईयर के अंदर प्रोड्यूस कर पा रहा है। अदर कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 126 का। कैलकुलेट करके बताइए पर यूनिट के कॉस्ट एंड अमाउंट ऑफ द ओवरहेड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर। सॉल्यूशन देखते हैं तो कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट, अदर कॉस्ट कितनी है? 126 की है। उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? प्रोडक्शन ओवरहेड्स लगाएंगे। प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने के? 10 लाख रुपए के हैं, उसको डिवाइड करेंगे किससे? 1 लाख रुपए से। यहाँ पर क्या होता है? तो नॉर्मल और एक्चुअल विच एवर इज हायर लगाना होता है। तो नॉर्मल 1 लाख है और एक्चुअल 75,000 है, तो विच एवर इज हायर कितना हो गया? तो 1 लाख हो गया, तो डिवाइड कर देंगे उसको 1 लाख से, तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो यूनिट कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 136 की आ जाएगी। ओवरहेड टू बी एक्सपेंस कितना है? टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड 10 लाख रुपये का। द अमाउंट एब्जॉर्ब इनटू द इन्वेंटरी कितना आएगा? मतलब इन्वेंटरी के अंदर कितना जाएगा? तो 75,000 जो हमने एक्चुअल में प्रोड्यूस किया है उसको मल्टीप्लाई विद 10 से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन ओवरहेड की पर यूनिट 10 की आ रही थी, इसलिए तो 7,50,000 हमारा किस में जाएगा? इन्वेंटरी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो बाकी 2,50,000 हमारा किस में जाएगा?
तो वो हमारा P&L में चार्ज हो जाएगा, जो कि क्या होगा, द अमाउंट नॉट एब्जॉर्ब इन द इन्वेंटरी। ये जो 2,50,000 है इसको इंक्लूड नहीं करना है इन्वेंटरी के अंदर ड्यूरिंग द ईयर, और इसको स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर रखना है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखते हैं। कन्वर्जन कॉस्ट का क्वेश्चन है। एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर कंट्रोल यूनिट एयर कंडीशन सिस्टम की। ईच कंट्रोल यूनिट जो है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगती है, तो एक कंपोनेंट एक्स का लगता है जिसकी कॉस्ट 1250 ईच की है। एक कंपोनेंट वार का लगता है जिसकी कॉस्ट 800 रुपये ईच की है। सन्दरी रॉ मटेरियल जो है उसकी कॉस्ट 150 ईच की है। कंपनी जो है वो इनकट कर रही है फॉलोइंग मंथली एक्सपेंसेस, फैक्ट्री रेंट है, एनर्जी कॉस्ट है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कभी नहीं आती है इन्वेंटरी के अंदर। ईच यूनिट टेक्स 2 आवर्स, 2 आवर्स लगते हैं इनको असेंबल करने के लिए। प्रोडक्शन वर्कर्स को पेड किया जा रहा है 300 पर आवर्स के हिसाब से, एंड जो प्रोडक्शन ओवर है उसको प्रोडक्शन ओवरहेड जो है उसको एब्जॉर्ब किया जा रहा है यूनिट ऑफ द प्रोडक्शन के हिसाब से आर्ली रेट के बेसिस के ऊपर। नॉर्मल लेवल जो है प्रोडक्शन का पर मंथ का वो कितना है, 1000 आवर्स है। कैलकुलेट करके बताइए कॉस्ट ऑफ द इन्वेंटरी। सॉल्यूशन देखते हैं। कॉस्ट ऑफ द सिंगल कॉस्ट कंट्रोल यूनिट कितना आएगा, मटेरियल कंपोनेंट एक्स कितने का है, तो 1205 रुपये का है, ये हमको दिया गया था। वाई कितने का है, 800 रुपये का है। और सन्दरी रॉ मटेरियल कितने का है, 150 का है। ये सारे हमको दिए गए थे, तो ये हमने लिख दिया। तो टोटल किएंगे तो कितना आएगा, 2155 आ जाएगा। लेबर कितना लगेगा, तो 2 आवर्स इंटू 300 रुपये पर आवर का रेट था। और कितने आवर्स में बन रही है, 2 आवर में बन रही है एक यूनिट, तो कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। तो और फिर प्रोडक्शन ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, तो कितना है, 16,500 और 7,500 दोनों का टोटल करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, नॉर्मल या तो एक्चुअल विच एवर इज हायर से। तो यहाँ पर हमको कितना दिया था, नॉर्मल दिया था, एक्चुअल दिया नहीं था, तो यही हम हायर के हिसाब से ले लेंगे। तो कितना आएगा, 1,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर करेंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई विद 2 से करेंगे। क्यों 2 से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा था कि प्रोडक्शन ओवरहेड जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है इनटू द यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्शन आर्ली रेट के ऊपर से, इनटू द यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्शन यूजिंग द आर्ली रेट। यहाँ पर दिया गया था ना आर्ली रेट के हिसाब से, और हर यूनिट कितने आवर्स में बनती है, 2 आवर्स में बनती है, इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई विद 2 करना पड़ेगा। तो 48 आ जाएगा यहाँ पर, तो टोटल करेंगे तो 2803 आ जाएगा। जो सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है वो पार्ट नहीं बनती है कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी की। इलस्ट्रेशन पर देखते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। एक डीलर है वो परचेस कर रहा है 1000 कार्स, कॉस्टिंग 2,80,000 की है। हर कार डिफर्ड पेमेंट हो रहा है 25,000 पर मंथ के हिसाब से, पर कार के हिसाब से, जो कि पेड किया जाएगा 12 इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर। जो ईयर एंड 31 मार्च 2021 का है उसके अंदर 20 कार जो है वो स्टॉक के अंदर पड़ी है। तो कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री बताइए हमको, फाइनेंस कॉस्ट बताइए, एंड कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड बताइए। तो डेफर पेमेंट कितना आएगा, प्राइस 25,000 मल्टीप्लाई पर 12 करेंगे, तो यहाँ पर 25,000 पर मंथ पर कार था। हम यहाँ पर देखते हैं 25,000, उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 12 से करेंगे, तो कितना आएगा, 3 लाख एक कार की हो गई। इसमें से लेस करेंगे हम लोग क्या, कैश प्राइस। अगर कैश प्राइस में लेते एक कार तो कितने की मिलती है, 2,80,000 की मिलती है। तो हमारा 20,000 का क्या है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है। कॉस्ट ऑफ द इन्वेंटरी निकालेंगे तो 20 कार हमारे पास पड़ी है, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2,80,000 से करेंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा, 56 लाख आ जाएगा। फाइनेंस कॉस्ट देखेंगे तो 1000 कार है, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 20,000 से। ये 20,000 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक कार के पीछे कितना इंटरेस्ट एक्सपेंस लग रहा है, 20,000 लग रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग पर कार के हिसाब से कार्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पर कार के रेट के हिसाब से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो फाइनेंस कॉस्ट कितना आएगा, 1,000 मल्टीप्लाई पर 20,000 करेंगे तो 2 करोड़ रुपीज़ आ गया। कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड कितना आएगा, 980 के है, 980 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो कैश प्राइस से करेंगे, 2,80,000, तो 27440000 आ जाएगा। इलस्ट्रेशन 6 देखते हैं। कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री। मीनस लिमिटेड ट्रेडिंग कंपनी परचेस करेगी कार सेवरल कंट्रीज से एंड सेल करे उसको एशियन कंट्रीज़ के अंदर ड्यूरिंग द करंट ईयर के अंदर द कंपनी इनकर्ड द एक्सपेंसेस फॉलोइंग एक्सपेंसेस ट्रेड डिस्काउंट ऑन द परचेस है, हैंडलिंग कॉस्ट है, रिलेटिंग टू द इम्पोर्ट है, सैलरीज ऑफ द अकाउंट डिपार्टमेंट। यहाँ पर हमको बताना क्या है, इवेल्यूएट करके बताना है कि कॉस्ट जो भी एलोकेट की जाएगी इंडेक्स 2 के हिसाब से कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री के अंदर बुक्स ऑफ द वीनस लिमिटेड के लिए। तो पहले क्या है, ट्रेड डिस्काउंट ऑन द परचेस है, तो क्या ये हमारी इन्वेंटरी के अंदर आएगी, हाँ बिल्कुल आएगी। हैंडलिंग कॉस्ट जो है रिलेटिंग टू द इंपोर्ट, क्या ये आएगी, बिल्कुल आएगी। सैलरी ऑफ द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, क्या ये आएगी, नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि अकाउंटिंग डिपार्टमेंट कभी भी इन्वॉल्व नहीं होता प्रोडक्शन के अंदर, इसलिए यहाँ पर नहीं आएगी। सेल्स कमीशन पेड टू द सेल्स एजेंट, क्या ये आएगी, नहीं आएगी। ये क्या है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट होती है, इसलिए ये भी नहीं आती। आफ्टर सेल्स वारंटी कॉस्ट, क्या ये आएगी, ये भी नहीं आएगी, क्योंकि ये भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की होती है, तो ये भी नहीं आती। इंपोर्ट ड्यूटी, क्या ये आएगी, बिल्कुल आएगी। कॉस्ट ऑफ द परचेज इज बेस्ड ऑन द सप्लायर्स इनवॉइस, क्या ये आएगी, बिल्कुल आएगी। फ्रेट एक्सपेंस आएगा, इंश्योरेंस परचेज आएगा, ब्रोकरेज कमीशन पेड टू इंटेंडिंग एजेंट, ये भी आएगा। तो ये सारी जो बोला
ये सब कॉस्ट ऑफ द इन्वेंटरी का पार्ट हो गई। सैलरीज जो ऑफ द अकाउंट डिपार्टमेंट, सेल्स कमीशन एंड आफ्टर सेल्स वारंटी की कॉस्ट है वो उसको कंसिडर नहीं करते हम लोग कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी के अंदर। देयरफॉर नॉट अलाउड बाय द इंड AS 2 के हिसाब से फॉर द इंक्लूजन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द इन्वेंटरी एंड एक्सपेंस ऑफ इन द PNL अकाउंट। मतलब इसको हम लोग PNL के अकाउंट के अंदर चार्ज करेंगे जो हमने नहीं आई है वो सारी, मतलब सैलरी ऑफ अकाउंट डिपार्टमेंट, सेल्स कमीशन, ये जो भी नहीं इंक्लूड होती है इंड AS 2 के हिसाब से उसको। इलस्ट्रेशन 7 देखते हैं। एज पर द इंड AS 2 के हिसाब से सेलिंग कॉस्ट जो है वो एक्सक्लूड कर रही है फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द इन्वेंटरी एंड आर रिक्वायर्ड टू रिकॉग्नाइज। जो सेलिंग कॉस्ट है उसको एक्सक्लूड किया जा रहा है कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी के अंदर से और उसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है एक्सपेंस के तौर पे इन द पीरियड जहाँ पर वो इनकर्ड हो रही है। वेदर क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट जो है वुड नाउ बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द इन्वेंटरी, क्या जो डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट है क्या उसको इंक्लूड करना चाहिए कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी के अंदर अंडर इंड AS 2 के हिसाब से। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट होती है वो जनरली यूज की जाती है एज ए सिंगल टर्म बिकॉज दोनों रिलेटेड होती है एंड सेलिंग कॉस्ट जो होती है उसको इनकर्ड की जाती है जब इफेक्ट्स ऑफ द सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इनकर्ड होती है बाय द सेलर टू कंप्लीट द सेल्स ट्रांजेक्शन्स बाय मेकिंग द गुड्स अवेलेबल टू द बायर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द सेलर टू द पॉइंट एट विच द बायर्स टेक द पोजीशंस। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट जो होती है वो जनरली किसके लिए यूज़ की जाती है, सिंगल टर्म के बेसिस के ऊपर यूज़ की जाती है। मतलब कि बोथ आर रिलेटेड, दोनों क्या होती है, रिलेटेड होती है। सेलिंग कॉस्ट जो इनकर्ड होती है वो इफेक्ट करती है किससे, मतलब सेलिंग कॉस्ट किस में आती है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में आती है बाय द सेलर टू कंप्लीट द सेल्स ट्रांजेक्शन। यहाँ पर सेल्स ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के लिए है, यहाँ पर उसको प्रेजेंट लोकेशंस और यहाँ पर उसको मतलब कि बोलते हैं ना जो इन्वेंटरी का पार्ट नहीं होती है, टू कंप्लीट द सेल्स ट्रांजेक्शन। ये सेल्स ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के लिए की जाती है बाय मेकिंग द गुड अवेलेबल टू द बायर, ताकि गुड्स जो है वो बायर को अवेलेबल हो जाए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द सेल्स, मतलब जिस टाइम पे सेल्स किया गया है उस टाइम पे उसको अवेलेबल हो जाए टू द पॉइंट एट विच द बायर टेक द पोजीशंस, और जब बायर्स उसकी पोजीशन लेता है तब। सिंस दिस कॉस्ट, ये जो कॉस्ट होती है ये रिलेट नहीं करती है टू ब्रिंग द गुड्स टू दैट प्रेजेंट लोकेशन एंड द कंडीशंस, मतलब यहाँ पर गुड्स को प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन तक लाने के लिए ये कॉस्ट को इनकर्ड नहीं किया जाता। द सेम आर नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द इन्वेंटरी, इसीलिए तो इसको कॉस्ट ऑफ द इन्वेंटरी का पार्ट नहीं माना जाता है अकॉर्डिंगली थ्रू द वर्ड। इसीलिए तो जो वर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, इसको स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया है इंड AS 2 के अंदर। दिस कॉस्ट, ये जो कॉस्ट होती है कंटिन्यू की जाती है एक्सक्लूड करने के लिए कॉस्ट ऑफ द इन्वेंटरी, मतलब कॉस्ट ऑफ द इन्वेंटरी इसके अंदर से हटाई जाती है। दिस कॉस्ट वुड कंटिन्यू टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द इन्वेंटरी। इलस्ट्रेशन 8 देखते हैं। इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मास लिमिटेड का वन ऑफ इट्स बाय प्रोडक्ट BP इमर्जेस बिसाइड द टू मेन प्रोडक्ट MP1 एंड MP2। MP1 MP2 बनाते बनाते एक बाय प्रोडक्ट निकल गया BP अपार्ट फ्रॉम द स्क्रैप के अलावा। डिटेल हमको दी गई है प्रोसेस की, आइटम दे दी गई है रॉ मटेरियल, वेजेस, फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड्स। आउटपुट के अंदर हमारा क्या है, MP1 है 5000, MP2 है 4000, BP 2000 यूनिट्स है। अनक्लोजिंग के अंदर 250 और 150 है MP1 MP2 का। एवरेज मार्केट प्राइस जो MP1 MP2 का है वो 60 पर यूनिट 50 पर यूनिट रेस्पेक्टिवली है। बाय प्रोडक्ट को सोल्ड किया जा रहा है 20 पर यूनिट के हिसाब से। प्रॉफिट जो है वो 5000 का है ऑन द सेल्स ऑफ द बाय प्रोडक्ट आफ्टर इनकरिंग द सेपरेट प्रोसेसिंग चार्जेस ऑफ ₹8000। मतलब कि प्रॉफिट जो है 5000 का तो है सेल्स ऑफ द बाय प्रोडक्ट से, लेकिन वो कब है, आफ्टर सेपरेट प्रोसेसिंग चार्जेस। आफ्टर सेपरेट प्रोसेसिंग चार्जेस मतलब प्रोसेसिंग चार्जेस को हटाने के बाद 8000 का, एंड पैकिंग चार्जेस 2000 का है। 5000 का जो है वो रियलाइज किया जा रहा है फ्रॉम द सेल्स ऑफ द स्क्रैप। कैलकुलेट करके बताइए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ MP1 एंड MP2 31 मार्च 2021 का। एज पर द इंड AS 2 के हिसाब से इन्वेंटरीज जो होती है, जो मोस्ट बाय प्रोडक्ट्स होते हैं एज वेल एज स्क्रैप होता है या तो जो वेस्ट ऑफ द मटीरियल होता है बाय द नेचर आर इममटीरियल। ये सब क्या होते हैं, इममटीरियल होते हैं। ज़्यादातर जो बाय प्रोडक्ट होते हैं, जो स्क्रैप होते हैं या तो जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं बाय द नेचर, ये सब इममटीरियल होते हैं। दे आर ऑफ्टन मेजर, इसको मेज़र किया जाता है NRV के बेसिस के ऊपर, एंड जो वैल्यू होती है उसको डिडक्ट किया जाता है कहाँ से, कॉस्ट ऑफ द मेन प्रोडक्ट में से। तो कैलकुलेट करके बताएंगे NRV ऑफ द बाय प्रोडक्ट BP सेलिंग प्राइस ऑफ द बाय प्रोडक्ट 2000 मल्टीप्लाई बाय 20 पर यूनिट के हिसाब से होगा। 2000 हमको दिए गए थे इसके यूनिट और 20 के हिसाब से हम इसको सोल्ड कर सकते हैं। तो कितना आएगा 40000। इसमें से लेस करेंगे हम लोग सेपरेट प्रोसेसिंग चार्जेस बाय प्रोडक्ट का, कितना है 8000 वो लग रहा है और 2000 का पैकिंग चार्जेस लग रहा है। तो टोटल निकालेंगे इसके अंदर से तो कितना आएगा 30000 का हमारा NRV हो गया
है बाय प्रोडक्ट का कैलकुलेट करके बताएंगे। कॉस्ट ऑफ द कन्वर्जन अलोकेटेड बिटवीन द जॉइंट प्रोडक्ट MP1 एंड MP2। रॉ मटेरियल कितना 1,50,000 का है। वेजेस, फिक्स ओवरहेड एंड वेरिएबल ओवरहेड्स, ये तीनों को ऐड कर देंगे हम लोग और लेस करेंगे इसमें से NRV ऑफ द बाय प्रोडक्ट जो कि हमने कैलकुलेट करके निकाली कितनी 30,000 और सेल्स वैल्यू ऑफ द स्क्रैप कितना था 5,000 का था। ये कहाँ से दिखा हमने, तो यहाँ पर लिखा गया था 5,000 का रियलाइज हो रहा है फ्रॉम द सेल्स स्क्रैप। तो 35,000 लेस करेंगे तो जॉइंट कॉस्ट अलोकेट हो जाएगी बिटवीन MP1 एंड MP2 3,20,000 की आ जाएगी। बेसिस फॉर द एलोकेशन हम लोग निकालेंगे जॉइंट कॉस्ट को MP1 और MP2 के बेसिस के ऊपर बनेंगे। तो आउटपुट मेथड के हिसाब से करेंगे। यूनिट्स इन दी आउटपुट के अंदर कितनी यूनिट है 5,000 और 4,000 यूनिट है। तो कितना रेशियो बनेगा 5,000 और 4,000 की यूनिट्स है और सेल प्राइस पर यूनिट कितनी है 60 और 50 है। तो वो लिख देंगे सेल्स वैल्यू कितनी आ रही है 3 लाख और 2 लाख आ रही है। कैसे हुआ, तो 5,000 को मल्टीप्लाई किया 60 से तो 3 लाख आ गई और 4,000 को मल्टीप्लाई 50 से किया तो 2 लाख आ गए। तो रेशियो आ जाएगा हमारा 3:2 का। जॉइंट कॉस्ट को अलोकेट करेंगे 3,20,000 को 3:2 के अंदर तो 1,92,000 1,28,000 कॉस्ट पर यूनिट देखेंगे तो कितनी आएगी 1,92,000 है। इसको डिवाइड करेंगे किससे 5,000 यूनिट से और वैसे ही 1,20,000 को 4,000 से करेंगे तो 38.4 और 32 आ जाएगी। डिटरमाइन करेंगे वैल्यू ऑफ द कॉस्ट MP1 एंड MP2 के अंदर से। कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक इन द यूनिट्स कितना है 250 और 100 ये दिया गया था हमको। उसको कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना वैल्यू ऑफ द स्टॉक आ जाएगा 9,600 और 3,200। कैसा है, थ्रू 50 को मल्टीप्लाई किया 38.4 से तो 9,600, 100 को मल्टीप्लाई किया 32 से तो 3,200 आ जाएगा। इलस्ट्रेशन 9 देखते हैं। मेजरमेंट टेक्निक्स ऑफ द कॉस्ट। मार्स फैशन जो है वो न्यू लग्जरी रिटेल कंपनी है जो कि लोकेटेड है इन द लाजपत नगर के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर। काइंडली एडवाइस, हमको एडवाइस करके बताइए अकाउंटेंट जो है ऑफ द कंपनी वो नेसेसरी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहा है फॉलोइंग आइटम्स की। एक कंपनी जो है उसका प्रोडक्ट लाइन ब्यूटी प्रोडक्ट का है, पर्टिकुलरली कॉस्मेटिक, मतलब कॉस्मेटिक है उसके अंदर। सच एज कॉस्मेटिक में क्या क्या है, लिपस्टिक है, मॉइस्चराइजर है, कॉम्पैक्ट मेकअप किट्स है। जो कंपनी है वो सेल कर रही है हंड्रेड्स ऑफ इट डिफरेंट ब्रांड ऑफ दिस प्रोडक्ट। बहुत सारे इसके ब्रांड्स हैं इस प्रोडक्ट के। ईच प्रोडक्ट इज़ क्वाइट सिमिलर, हर प्रोडक्ट एक दूसरे से सिमिलर है। इज़ परचेज एट द सिमिलर प्राइस एंड हैज़ अ शॉर्ट लाइफ साइकिल बिफोर अ न्यू सिमिलर प्रोडक्ट। और इसकी जो क्या बोलते हैं ईच प्रोडक्ट इज़ क्वाइट सिमिलर है और जो परचेज होती है वो सिमिलर प्राइस पे होती है एंड शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है बिफोर द न्यू सिमिलर प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस। अगर तो कोई नया प्रोडक्ट आता है तो वो भी तुरंत ही आ जाता है क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है। द पॉइंट ऑफ द सेल्स एंड द इन्वेंटरी सिस्टम्स जो कि अभी तक फुल्ली फंक्शन में नहीं है डिपार्टमेंट के अंदर। जो सेल्स मैनेजर है ऑफ द कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट वो ये अनश्योर कर रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट है बट इज़ कॉन्फिडेंट, मतलब कि जो सेल्स मैनेजर है उसको कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट में क्या कॉस्ट है वो उसको पता नहीं है, अनश्योर है वो हर प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस है कि इसकी सेलिंग प्राइस उसको पता है कि कितने पे इसको बेचना है। एंड हैज़ रिलायबली इन्फॉर्म्ड यू दैट द कंपनी ऑन एन एवरेज, और उसने इन्फॉर्म भी किया है कंपनी को ऑन एन एवरेज इसका ग्रॉस मार्जिन कितना होगा 65% होगा हर लाइन के अंदर। तो हमको बताना है इंडिया 2 के हिसाब से कैसे आइटम्स को रिफर्ड किया जाएगा ए और बी के अंदर शुड भी कैसे उसको मेज़र किया जाएगा। जो भी ए और बी के अंदर आइटम्स है उसको कैसे मेज़र किया जाएगा इंडिया 2 के हिसाब से वो हमको बताना है। तो ए के अंदर देखेंगे तो रिटेल मेथड लगाएंगे यहाँ पर उसको मेज़र करने के लिए इन्वेंटरी ऑफ द ब्यूटी प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या होगा तो कॉस्ट ऑफ द इन्वेंटरी जो है उसको डिटरमाइन किया जाएगा बाय टेकिंग द सेल्स प्राइस। सेल्स प्राइस में से हम लोग क्या करेंगे जो ग्रॉस मार्जिन है 65% का उसको हटाएंगे तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। तो ये कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी हो जाएगी हमारी और इंडिया 2 के हिसाब से इसको रिकॉर्ड करेंगे। सेल्स प्राइस में से माइनस करेंगे ये जो क्रॉस मार्जिन 65 का है वो। उसके बाद देखते हैं बी, मार्स फैशन जो है वो सेल कर रही है हैंडबैग्स। कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है उसका ओन हैंडबैग्स एज दे विशेस टू assured of the quality and the craftsmanship which goes into the each handbag। मतलब उसकी क्वालिटी और क्राफ्टमैनशिप मतलब हाथ से बनाया गया अच्छा सा है हैंडबैग, तो वो दर्शा रही है यहाँ पर। द हैंडबैग्स आर मैन्युफैक्चर इन इंडिया, हैंडबैग्स इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर हो रहा है। फैक्ट्री विच हैज़ मेड द हैंडबैग्स फॉर द लास्ट 50 ईयर्स, 50 सालों से हैंडबैग को मेंटेन बनाया जा रहा है। नॉर्मली जो मार्स मैन्युफैक्चर है वो कितना है 1 लाख है। मार्स मैन्युफैक्चर कितनी कर रही है 1 लाख हैंडबैग्स मैन्युफैक्चर करती है हर साल। और ये जो हैंडबैग्स है इसका डिविजन्स कितना है, इसके अंदर 15% का स्पेस है एंड ओवर हेड्स है ऑफ द हेड ऑफिस फैक्ट्री। मतलब इसका डिवीजन यूज़ कितना है 15% का स्पेस है एंड ओवर हेड जो है उसकी फैक्ट्री के वो भी लगे हुए हैं। जो डिवीजन है एम्प्लॉयज़ का 10% एंड इज सीन एज बीइंग एन एफिशिएंट डिविजन्स विद इन द ओवरऑल कंपनी।
मतलब इसका डिवीजन पोर्शंस कितना है, कंपनी के जो पूरा पोर्टफोलियो है उसके अंदर 15% का है, और ये इफ़ेक्टिव एफिशिएंट डिविजन्स है पूरी कंपनी के लिए. Employs 10%, the divisions employs 10% and is seen being effective divisions within the overall company. हमको बताना है यहाँ पर इंडेस 2 के हिसाब से कैसे इन्वेंटरी जो हैंडबैग है उसको मेज़र किया जा रहा है स्टैंडर्ड कॉस्ट के बेसिस के ऊपर. स्पेशली अगर ये रिजल्ट करता है अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट, मतलब यहाँ पर पता नहीं है कि कॉस्ट कितनी होगी, तो यहाँ पर एक बोल रहा है 10% है, एक बोल रहा है 15% का डिविजन्स है. तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कौन सी मेथड लगाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट की मेथड लगा के हुए यहाँ पर निकालेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट के हिसाब से. स्टैंडर्ड कॉस्ट के हिसाब से हम लोग अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट निकालेंगे यहाँ पर. गिविंग दैट द कंपनी हैज़ द इन्फॉर्म रिलायबिलिटी ऑन द हैंड इन द रिलेशन टू द डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड द डायरेक्ट एक्सपेंस एंड द ओवरहेड्स. यानी कि इसके अंदर हमको क्या क्या ज़रूरत होगी, डायरेक्ट मटेरियल की, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस एंड ओवरहेड की हमको यहाँ पर ज़रूरत होगी, ताकि हम लोग यहाँ पर हमको क्या दिया था, ओवरहेड्स का हमको दिया गया था पार्ट, और हमको यहाँ से पता लग रहा है कि यहाँ पर हम लोग क्या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लगाएंगे और उसके हिसाब से अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट निकाल के बताएंगे. तो यहाँ पर आ गया, इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस के बेसिस के ऊपर कॉस्ट निकालते हैं, ओवरहेड्स के बेसिस के ऊपर कॉस्ट निकालते हैं. इट वुड बी द बेस्ट मेथड, और ये बेस्ट मेथड रहेगी अराइव करने के लिए कॉस्ट ऑफ द इन्वेंटरी. इलस्ट्रेशन 10 देखते हैं. स्टेट वेदर द एंटिटी, क्या एंटिटी यूज़ करिए डिफरेंट कॉस्ट फॉर्मूला फॉर द इन्वेंटरी इज हेल्ड एट डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस, मतलब अलग अलग लोकेशंस पे क्या अलग अलग कॉस्ट फार्मूलाज यूज़ कर सकती है इन्वेंटरी के लिए कंपनी, हैविंग द सिमिलर नेचर. लेकिन जो नेचर है उसका, जो मतलब ये जो इन्वेंटरी पड़ी है इसका नेचर है वो सिमिलर है और यूज़ भी उसका सेम है. तो पैरा 25 ऑफ द इंडेस 2 के हिसाब से प्रिस्क्राइब किया जाता है कि कॉस्ट ऑफ द इन्वेंटरी अदर देन इट्स आइटम्स ऑफ द इन्वेंटरी, मतलब जो भी कॉस्ट इन्वेंटरी की है जिसके अंदर अदर देन उसकी आइटम्स ऑफ द इन्वेंटरी है विच आर नॉट ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल, मतलब वो इंटरचेंजेबल नहीं है, मतलब एक दूसरे से हम लोग एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे उसको, तो उसको डील किया जाता है पैरा 23 के हिसाब से. यहाँ पर असाइनमेंट किया जाता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड या तो वेटेड एवरेज मेथड के हिसाब से हम लोग यहाँ पर करते हैं. एन एंटिटी शैल यूज़ द सेम कॉस्ट फार्मूला, एंटिटी सेम कॉस्ट फार्मूला यूज़ करती है सारे इन्वेंटरीज के लिए हैविंग द सिमिलर नेचर एंड द यूज्ड, मतलब कि जिनका सिमिलर नेचर और द यूज्ड है उसके लिए सेम कॉस्ट फार्मूला को लगाया जाता है इन्वेंटरी को मेजरमेंट करने के लिए. इन दैट केस, इस केस के अंदर सिंस द इन्वेंटरी हेल्ड एट अ डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन, भले ही इन्वेंटरी डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस पे है लेकिन वो सिमिलर नेचर की है एंड उसका यूज़ भी सेम है, तो डिफरेंट कॉस्ट फार्मूला यूज़ नहीं कर पाएंगे हम लोग फॉर द इन्वेंटरी वैल्यूएशन पर्पस, मतलब कि हम लोग डिफरेंट कॉस्ट फार्मूला लगा नहीं पाएंगे, एक ही फार्मूला लगाना पड़ेगा जिनका सेम नेचर और यूज़ है उसके ऊपर. या तो फीफो लगा लो या तो वेटेड लगा लो. मर्सी लिमिटेड यूजेस द पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम. इन्फॉर्मेशन दी जा रही है हमको 21-22 की डेट दी है, पर्टिकुलर यूनिट कॉस्ट पर यूनिट टोटल कॉस्ट दी गई है, अप्रैल से लेकर फरवरी का डेटा दिया गया है, टोटल दिया गया है और टोटल कॉस्ट दी गई है. फिजिकल इन्वेंटरी 31 मार्च 2022 की 400 यूनिट है. कैलकुलेट करके बताइए एंडिंग इन्वेंटरी वैल्यूएशन एंड द कॉस्ट ऑफ द सेल्स फीफो एंड वेटेड एवरेज के हिसाब से. तो फीफो 31 मार्च 2022 350 मल्टीप्लाई बाय 14 करेंगे, कैसा है ये 350. तो ये जो 350 यूनिट्स जो हैं ये कहाँ से लेंगे हम लोग, अगर फीफो के हिसाब से देखते हैं तो इन्वेंटरी के अंदर कौन सा बचा होगा, तो ऊपर वाले तो अप्रैल मई और सितंबर के कितने, अप्रैल मई वाले तो मतलब बिक ही गए होंगे और सितंबर में से कुछ बचा होगा और फरवरी में से कुछ बचा होगा, तो टोटल हमारा कितना 400 है. तो 350 कहाँ से बचा होगा, पहले फरवरी से बचा होगा, तो फरवरी की कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे 350 को, तो कितना आ गया 4900 आ गया. और 50 जो है वो कहाँ से आएगा, मतलब टोटल 400 करने हैं तो अभी 50 बचा, ये 50 कहाँ से आएगा, सितंबर में से आएगा, तो 50 मल्टीप्लाई पर 12 करेंगे तो 600 आ गया, तो टोटल कितना आएगा 5500 आ जाएगा. अभी यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालना हो तो कैसे करेंगे हम लोग, तो 12250 जो है वो हमारी टोटल कॉस्ट है, उसमें से माइनस करेंगे हम लोग 5500, ये जो हमारी इन्वेंटरी के अंदर पड़ी हुई है उसको माइनस करेंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा 6750 का. वेटेड एवरेज कॉस्ट पर आइटम के हिसाब से देखेंगे तो 12250 को डिवाइड करेंगे 1000 से तो कितना आएगा 12.25 आ जाएगा. इसको 31 मार्च 2022 की इन्वेंटरी कितनी पड़ी 400, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 4900 आ जाएगा. कॉस्ट ऑफ द सेल्स कितना आएगा, तो 12250 को में से माइनस करेंगे 4900 तो 7350 का हमारा कॉस्ट ऑफ द सेल्स आ जाएगा. इलस्ट्रेशन 12 देखते रिकमेंड करके बताइए फॉलोइंग कॉस्ट शुड बी कंसिडर, क्या हम कंसिडर करेंगे जब हम लोग डिटरमाइन करेंगे एनआरबी ऑफ द इन्वेंटरी. कॉस्ट ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द WIP ट्रेड डिस्काउंट एक्सपेक्टेड टू बी अलाउड ऑन द सेल्स एंड द कैश डिस्काउंट एक्सपेक्टेड टू बी अलाउड प्रॉम्प्ट पेमेंट के बेसिस के ऊपर. तो इंडेस 2 के हिसाब से
डिफाइन किया जाता है कि जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है एज द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस, जो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस होता है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस के अंदर होता है, उसमें से लेस किया जाता है एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द कंप्लीशंस एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द नेसेसरी टू मेक द सेल्स। मतलब कि ये दो चीज़ें लेस करते हैं जब हमको आके ना NRV मिलती है कि इसमें से एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से, जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस के अंदर होती है, उसमें से अगर हम लोग लेस करते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द कंप्लीशन और उसमें से लेस करते हैं हम लोग एस्टिमेटेड कॉस्ट जो कि नेसेसरी होती है टू मेक द सेल्स, तो ये दो चीज़ों को लेस करते हुए हमारे पास NRV आती है। कॉस्ट ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द WIP जो होता है, वर्क इन प्रोग्रेस जो होता है, उसको इनकर्ट किया जाता है कन्वर्ट करने के लिए वर्क इन प्रोग्रेस को फिनिश गुड्स के अंदर। मतलब कि जो कॉस्ट ऑफ द WIP होता है उसको इनकर्ट किया जाता है ताकि जो WIP है उसको फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट किया जा सके। सिंस दिस कॉस्ट, ये जो कॉस्ट होती है ये नेचर ऑफ द कंप्लीशन कॉस्ट होती है, इसलिए इन अकॉर्डेंस विद द अबाउट डेफिनेशन के हिसाब से जो सेम है उसको डिडक्ट किया जाता है फ्रॉम एस्टिमेटिंग द सेलिंग प्राइस टू डिटरमाइन द NRV ऑफ द वर्क इन प्रोग्रेस। इसीलिए इसको लेस किया जाता है ताकि हम लोग सेलिंग प्राइस डिटरमाइन कर पाएँ NRV ऑफ दी WIP। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो रिडक्शन ग्रांट किया जाता है बाय द सप्लायर्स, मतलब जो भी ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है वो क्या होता है, तो रिडक्शन होता है जो कि हमको सप्लायर ने दिया है, किससे, लिस्ट प्राइस से ऑफ द गुड्स, मतलब जो भी लिस्टेड प्राइस होता है उसमें से माइनस करके हमको दे रहा है, कौन, सप्लायर दे रहा है ट्रेड डिस्काउंट्स। या तो सर्विसेज ऑन द बिजनेस कंसिडरेशंस अदर देन द प्रॉम्प्ट पेमेंट, मतलब अगर प्रॉम्प्ट पेमेंट करोगे तो वो तो अलग होता है डिस्काउंट, और ट्रेड डिस्काउंट अलग होता है। वो लिस्ट प्राइस में से जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं, और ट्रेड डिस्काउंट को हमको यहाँ पर माइनस करते हुए चलना होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, रिडक्शन करते हुए चलना होता है जो भी हमको ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड, ट्रेड डिस्काउंट को अलाउड किया जाता है आइदर एक्सप्रेसली थ्रू एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के थ्रू हो सकता है, या तो थ्रू द प्रिवेलेंट कमर्शियल प्रैक्टिसेस इन द टर्म्स ऑफ द ट्रेड। ये दो के हिसाब से होता है, या तो एग्रीमेंट के हिसाब से, या तो आपकी बहुत ही अच्छी बन रही है ट्रेडर्स सप्लायर से तो आपको दे सकता है वो टर्म्स ऑफ द ट्रेड के बेसिस के ऊपर। एंड द सेम इज़ एडजस्टेड, और इसको एडजस्ट किया जाता है जब हम लोग सेलिंग प्राइस के अंदर अराइव्ड होते हैं तब, मतलब सेलिंग प्राइस निकालने के अंदर इसको एडजस्ट किया जाता है। अकॉर्डिंगली जो ट्रेड डिस्काउंट है उसको एक्सपेक्ट किया जाता है अलाउड करने के लिए, शुड बी डिडक्टेड टू डिटरमाइन द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। इसीलिए ट्रेड डिस्काउंट को लेस किया जाता है ताकि हम लोग एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस निकाल पाए। कैश डिस्काउंट जो होता है वो रिडक्शंस होता है ग्रांट बाय द सप्लायर्स, जो कि सप्लायर्स देता है हमको इनवॉइस फ्रॉम द इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस जो होता है उससे कम में जो हमको दिया जाता है, मतलब उससे कम का जो भी पेमेंट होता है वो कैश डिस्काउंट से होता है। इन कंसिडरेशंस ऑफ द इमीडिएट पेमेंट, यानी अगर आप जल्दी पेमेंट कर देते हो या तो आप पेमेंट जो भी स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड उसने दिया है उसके अंदर कर देते हो तो आपको कैश डिस्काउंट मिलता है। दिस टाइप्स ऑफ द कॉस्ट, ये जो कॉस्ट होती है इनकर्ड किया जाता है ताकि आप लोग रिकवर कर पाएँ द सेल्स प्रोसीड इमीडिएटली और बिफोर द एंड ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड, यानी जो भी हमने सेल किया है उसमें से जो भी हमको पैसा मिलना है वो जल्दी आ जाए, या तो एंड ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड के बिफोर, मतलब पहले आ जाए, जो स्पेसिफाइड पीरियड है उसके पहले आ जाए, इसीलिए ये कैश डिस्काउंट दिया जाता है। और क्रेडिट पीरियड जो भी अलाउड किया जाता है कस्टमर्स को उसके पहले आ जाए तब यहाँ पर हम कैश डिस्काउंट देते हैं। अदर वर्ड्स के अंदर बोला जाए तो जो कॉस्ट है वो इनकर्ड नहीं होती है जब हम लोग सेल्स करते हैं, देयरफॉर इसीलिए तो जो सेम है, मतलब ये जो कैश डिस्काउंट है इसको हम लोग कंसिडर्ड नहीं करते हैं, इसको हम लोग शुड नॉट बी कंसिडर्ड वाइल डिटरमाइनिंग द NRV को डिटरमाइन करते हुए हम कैश डिस्काउंट को कंसिडर इसीलिए नहीं करते हैं। उसके बाद देखते हैं इलस्ट्रेशन 13 देखते हैं। ABC लिमिटेड मैन्युफैक्चर कर रही है एंड सेल कर रही है पेपर एनवलप। जो स्टॉक ऑफ द एनवलप्स है उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है कॉस्ट क्लोजिंग इन्वेंट्री, मतलब स्टॉक ऑफ द एनवलप के अंदर क्लोजिंग इन्वेंट्री है ऑन द 31 मार्च 2021 की एट कॉस्ट, कितने कॉस्ट पे, 50 रुपये पर पैक के हिसाब से। ड्यूरिंग द फाइनल ऑडिट जब हम लोग कर रहे थे तो ऑडिटर ने नोट किया कि सब्सिक्वेंट सेल्स प्राइस जो है इन्वेंट्री की 15 अप्रैल 2021 की वो कितनी है, 40 रुपये पर पैक के हिसाब से। फर्दर मोर इंक्वायरी के ऊपर हमको पता चला कि फिजिकल स्टॉक टेक हो गया है, मतलब ड्यूरिंग द फिजिकल स्टॉक टेक, मतलब जब हमने फिजिकल स्टॉक लिया तब वाटर लीकेज हैज़ क्रिएटेड डैमेज, वाटर लीकेज ने डैमेज क्रिएट किया गया था पेपर एंड द ग्लू को, मतलब जो भी पेपर था और ग्लू था वो डैमेज हो गया था किससे, वाटर लीकेज की वजह से। अकॉर्डिंगली इन द फॉलोइंग वीक्स के अंदर ABC लिमिटेड ने स्पेंड किया कितने, टोटल 15 रुपये पर पैक के हिसाब से, ताकि वो रिपेयर कर पाए एंड री अप्लाइड कर पाए ग्लू को एनवलप के ऊपर। कैलकुलेट करके बताइए नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होगी और इन्वेंटरी रिटर्न डाउन लॉस अमाउंट कितनी होगी। तो द नेट रियलाइजेबल वैल्यू एक्सपेक्टेड सेल प्राइस कितनी है, 40 रुपये की है। कॉस्ट
कैसे निकालेंगे हम लोग, लेस करेंगे उसके अंदर से कॉस्ट जो भी इनकर्ड की गई है गुड्स को सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए, वो कितनी की गई थी, 15 रुपये की गई थी। तो 40 में से 15 माइनस करेंगे तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी हो गई, 25 हो गई पर पैक के हिसाब से। तो लॉस जो है हमारा इन्वेंटरी रिटर्न डाउन पर पैक के हिसाब से वो क्या होगा, तो डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट, जो कॉस्ट है एंड जो NRV वैल्यू है वो होगा। मतलब कि कॉस्ट कितनी लगी हमको, 50 रुपये लगी, माइनस करेंगे जो NRV कितनी है 25 रुपये, तो कितनी आ जाएगी 25 रुपये पर पैक के हिसाब से जो लॉस्ट है वो हमारा आ जाएगा इन्वेंटरी रिटर्न डाउन की वजह से। इलस्ट्रेशन 14 देखते हैं। एट द एंड ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर कंपनी पी जो है उसके 100 यूनिट्स ऑफ द इन्वेंट्री ऑन हैंड है, रिकॉर्डेड एट अ कैरिंग अमाउंट कितनी है, ₹10 पर यूनिट के हिसाब से है। जो करंट मार्केट प्राइस है वो 8 पर यूनिट के हिसाब से है, जहाँ पर यूनिट को सोल्ड किया गया है। कंपनी पी जो है फर्म सेल कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी क्यू, मतलब कंपनी पी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि वो सेल करेगी कंपनी क्यू को कितने, 60 यूनिट्स 11 पर यूनिट के हिसाब से, विच कैन नॉट बी सेटल नेट, और उसको नेट में सेटल नहीं करना है हमको। एस्टिमेट करके बताइए क्या इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट जो है वो कितनी है, ₹1 पर यूनिट के हिसाब से। एस्टिमेट कितना है इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट, ₹1 पर यूनिट के हिसाब से। NRV हमको कैलकुलेट करके बतानी है इन्वेंटरी ऑफ कंपनी पी के लिए। वाइल परफॉर्मिंग द NRV टेस्ट करते हैं हम लोग जब, तो NRV ऑफ द 60 यूनिट्स विच विल बी सोल्ड टू द क्यू इज़ ₹10। 10 की NRV निकलेगी, कैसे निकलेगी, तो 11 है, 11 में से -1 करेंगे। ये 11 क्या था, तो 11 पर यूनिट के हिसाब से हम लोग सेल करना चाहते थे, लेकिन उसके अंदर इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट कितनी लग रही है, ₹1 की, तो वो माइनस कर देंगे तो 10 आ जाएगा। NRV ऑफ द रिमेनिंग 40, जो 40 है उसका कितनी आएगी, तो यहाँ पर हम लोग 60 यूनिट किसको, क्यू को सेल कर रहे थे, तो बाकी जो 40 यूनिट है वो भी हम लोग सेल कर रहे होंगे, तो उसके अंदर कितनी आएगी, तो 8 - 1, यहाँ पर 8 कैसे होगा, करंट मार्केट प्राइस कितनी थी, 8 पर यूनिट के हिसाब से थी, तो 8 पर यूनिट के हिसाब से हमने बेचा होगा, तो उसमें से -1 करेंगे, क्योंकि 1 क्या है, इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट है जो कि लगने वाली है, तो माइनस करेंगे तो ₹7 पर यूनिट के हिसाब से हम लोग 40 यूनिट को बेचेंगे। देयरफॉर जो कंपनी पी है वो रिटर्न डाउन कर रही है जो रिमेनिंग 40 यूनिट है बाय 120, सॉरी यहाँ पर क्या था, ये जो 40 बचे हैं ये क्या हमने सोल्ड नहीं किए, ये जो 40 बचे हैं ये हमारे किस में होंगे, इन्वेंटरी के अंदर होंगे। तो इन्वेंटरी की NRV निकाली है यहाँ पर, तो 40 × 7 करेंगे तो यहाँ पर कितनी आ गई, देयरफॉर द कंपनी पी विल रिटर्न डाउन दोज रिमेनिंग 40 यूनिट बाय 120। 120 से कैसे रिटर्न डाउन करेंगे, तो 40 × 3, 40 × 3 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर कितने की थी, कॉस्ट हमारी 10 की थी और NRV हमारी कितनी है, 7 की है, मतलब कॉस्ट ऑन NRV विच एवर इज़ लोअर पे हमको यहाँ पर इन्वेंटरी को रिकॉर्ड करना होता है, तो 10 की 7 हो गई, मतलब 7 पे हम लोग इन्वेंटरी को रिकॉर्ड करेंगे, तो लॉस कितना बुक करेंगे हम लोग, ₹3 के हिसाब से लॉस बुक करेंगे, तो 40 × 3 करेंगे, क्योंकि 40 हमारे क्या इन्वेंटरी के अंदर यूनिट्स पड़े होंगे, तो 40 × 3 ₹120 हो गया, और मल्टीप्लाई विद किससे करेंगे हम लोग, यूनिट से करेंगे, 40 यूनिट जो है उससे, तो इतना हम लोग लॉस बुक करेंगे। 120 पर यूनिट के हिसाब से हम लोग लॉस बुक करेंगे, और 40 यूनिट है तो उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद टोटल कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री कितनी आएगी, तो गुड्स जो भी सोल्ड किए गए हैं टू द क्यू कितने, 60 × 10 करेंगे तो कितना आएगा, 600 आ गया। रिमेनिंग गुड्स कितना आएगा, 40 × 7 करेंगे तो 280, टोटल आ जाएगा 880। टोटल यहाँ पर लॉस कितना बुक हो रहा था, तो 40 × 3 120 का टोटल लॉस बुक हो रहा था। कैसे आ रहा था, तो यहाँ पर 10 का हमारा क्या था, NRV 10 का हमारा क्या था, सॉरी 10 का हमारा कॉस्ट था, और NRV हमारी कितनी आ रही थी, तो 7 की आ रही थी, तो विच एवर इज लोअर कितना होगा, तो 7 होगा, तो यहाँ पर 7 के हिसाब से हम लोग इन्वेंटरी को रिकॉर्ड करेंगे, और लॉस अगर हम लोग देखेंगे तो 10 - 7 तो 3 का लॉस हो गया, तो 40 × 3 करेंगे तो 120 का लॉस हम लोग बुक करेंगे। टोटल कॉस्ट ऑफ द इन्वेंटरी वुड भी कितना आएगा, तो कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड क्यू के हिसाब से 60 यूनिट है जो कि हमने सोल्ड किए हैं 10 के हिसाब से, तो कितना आ गया, 600 आ गया, और रिमेनिंग गुड्स कितने होंगे, तो 40 × 7 के हिसाब से करेंगे तो 280 आ गया, तो टोटल हमारा 880 आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15, इलस्ट्रेशन नंबर 15 देखते हैं। बिजनेस एज 4 इन्वेंटरी, 4 इन्वेंटरी दी गई है। ए काउंट ऑफ द इन्वेंटरी हैज़ एस्टाब्लिश, काउंट किया गया इन्वेंटरी को, अमाउंट जो इन्वेंटरी की है वो हमको दी गई है नीचे के हिसाब से, एट अ कॉस्ट दी गई है, कॉस्ट भी है, एस्टिमेटेड सेल प्राइस भी है, सेलिंग कॉस्ट भी हमको दी गई है। यहाँ पर इन्वेंटरी A1 आइटम से लेके C1 आइटम तक हमको दी गई। कैलकुलेट करके बताइए वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंटरी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस क्या होगी,
तो वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंटरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आइटम्स ऑफ द इन्वेंटरी देखेंगे A1 से C1 और कॉस्ट देखेंगे तो 8,000, 14,000, 16,000, 6,000 आ गई। NRV निकालेंगे तो एस्टिमेटेड सेल्स प्राइस में से माइनस करेंगे सेलिंग कॉस्ट को, तो कितना आएगा 7,800 में से माइनस करेंगे सेल्स कॉस्ट 500 की, और वैसे ही लास्ट में 7,500 में से 150 माइनस करेंगे तो 7,350 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो मेजरमेंट लोअर लेते हैं हम लोग कॉस्ट या तो NRV का, तो कॉस्ट कितनी है 8,000 और NRV कितनी है तो 7,300, तो लोअर क्या आ गया 7,300 आ गया, तो 7,300 पे हम लोग बुक कर देंगे यहाँ पर इन्वेंटरी को 8,000 की A1 की इन्वेंटरी को। उसके बाद देखेंगे सेकंड के अंदर देखेंगे तो कॉस्ट 14 की और NRV कितनी है 17,800 की है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कॉस्ट पे बुक कर देंगे 14,000 पे बुक कर देंगे। वैसे C1 पे कर देंगे तो 6,000 की कॉस्ट है और NRV कितनी है 7,350 की, तो कॉस्ट पे बुक कर देंगे 6,000 पे, टोटल करेंगे 43,300 की हमारी वैल्यू ऑफ द इन्वेंटरी